सर जय हिंद। मेजर जनरल अश्विनी कुमार श्रीवास्तव सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू राजेश, जय हिंद। थैंक यू सर। सर, बड़े अहम इशू पर मैंने आपके साथ बात करनी है। दरअसल हाल ही में जो नेटो चीफ है मार्क रूटे, उनकी तरफ से एक बयान आया और उन्होंने तमाम नेटो देशों को, यूरोप को एक सावधान किया और कहा कि ये जागने का वक्त आ चुका है क्योंकि दुश्मन जो है वो आपके दरवाजे पर पहुंच चुका है। अगर अब नहीं जागे तो फिर बहुत देर हो जाएगी। तो मार्क रूटे क्या नेटो देशों को बताना चाहते हैं? वो ये भी कह रहे हैं कि फंड आप जीडीपी का ज्यादा से ज्यादा आप डिफेंस में खर्च करिए। और क्या वाकई में रूस नेटो के साथ जंग की प्लानिंग कर रहा है सर? हाँ देखो राजेश, ये तो सच्चाई है कि जो सेक्रेटरी जनरल नेटो के मार्क रूटे ने बोला, उसने ये साफ सुथरे शब्दों में बोला जो कि यूक्रेन के साथ अभी हुआ है कल को किसी और के साथ भी हो सकता है। और ये भी सच्चाई है, जब रशिया यूक्रेन के बाद काफी जो छोटे छोटे देश थे जो कहते थे कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, हम किसी गठजोड़ में नहीं आएंगे, वो भी नेटो ज्वाइन करके, स्वीडन है, फिनलैंड है, और अभी दूसरे देश भी चाहते हैं कि हम एक प्रकार इस सिक्योरिटी अलायंस का हिस्सा बने। और उसकी वजह यही है कि जिस प्रकार से रूस ने यूक्रेन पे हमला किया, चाहे वजह कुछ भी हो, तो उन्होंने कहा कि भाई कल को जो यूक्रेन में हुआ है वो दूसरे देश पे भी हो सकता है। तो ऐसे में अगर आप नेटो का हिस्सा है तो फिर आपका आर्टिकल 5 उसमें इन्वोक होता है, क्योंकि नेटो की सबसे बड़ी बात यह है, अगर किसी नेटो मेंबर पे हमला होता है तो इसको माना जाएगा पूरे नेटो पे हमला है और पूरी नेटो उसकी मदद करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी है, ये एक कलेक्टिव सिक्योरिटी का मुजाहिरा है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए अगर आप देखें, पिछली बार जब 2016 से 2020 में डोनाल्ड ट्रंप आए थे अमेरिका के प्रेसिडेंट, और जो कि अब फिर 20 जनवरी 2025 को टेक ओवर करेंगे, उनका भी यही एक प्रकार से सोच विचार है कि जो नेटो कंट्री है वो अपना डिफेंस मजबूत करे, वो पैसा खर्च करे। अमेरिका जो ने कोई गारंटी नहीं ली कि आपकी जो मदद करेगा और पैसा अमेरिका खर्च करे और प्रोटेक्शन आपकी हो। तो उसने ये साफ सुथरे शब्दों में बोला, अगर आप 2% जीडीपी से कम करेंगे तो आपकी कोई मदद नहीं की जाएगी अगर रशिया आपके ऊपर हमला करता है। वॉट टू दैट इफेक्ट, यहां तक पहुंच के। और उससे क्या हुआ कि अभी जो ज्यादातर देश, जो 32 देश हैं नेटो के, उनमें से अभी खर्च कर रहे हैं 2% से, कुछ एक है। और मुझे लगता है सबको डर लग रहा है और सबको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो वार्निंग है वो बहुत सख्त है। जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे बोला है कि अगर आप 2% जीडीपी से कम करेंगे तो फिर आपकी प्रोटेक्शन नहीं होगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि सभी देश करेंगे और एक कलेक्टिव डिफेंस की तरफ जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। और अब जो सेक्रेटरी जनरल ने बोला है नेटो के, जो मार्क रूटे ने, वो भी ऑलमोस्ट सेम बात बताई है। मगर जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप वार्निंग देते हैं कि नेटो से भी निकल सकता है अमेरिका अगर आपने 2% जीडीपी से ज्यादा नहीं इस्तेमाल किया, उनका मकसद ये है कलेक्टिव सिक्योरिटी तभी बन सकती है जब आप नए हथियार खरीदें, नया वेपन इक्विपमेंट लें, अपनी डिफेंसेस को एक प्रकार से मजबूत करें। वो ये बोल रहे हैं कि जो ये मार्क रूटे की तरफ से जो जो बयान है जिसके ऊपर आप टिप्पणी कराना चाहते हैं, उसमें कि भाई ये जो थ्रेट है जो रूस से यूक्रेन की तरफ आई, वो वेस्ट की तरफ बड़ी फास्ट जा रही है। आज यूक्रेन, कल को पोलैंड हो सकता है, कल को कोई दूसरा देश हो सकता है। इसलिए आप अपनी डिफेंसों को मजबूत करें, आपकी जो डिफेंसिव लाइन है उसको मजबूत करें, आप नए हथियार खरीदें, नए इक्विपमेंट करें, नए स्ट्रेटेजी के साथ आए। तो एक प्रकार से बहुत बड़ी वार्निंग है। क्या रूस ऐसा कर सकता है? देखो, किसी ने ये नहीं सोचा था कि रूस यूक्रेन पे हमला कर सकता है, मगर कोई भी वजह हो, मैं ये नहीं कह रहा कि गलती किसकी है, ये तो डिस्कशन पे लगेगा कि कहीं ना कहीं हो सकता है रूस को पुश किया गया हो जिस प्रकार से नेटो ने किया। मगर सोच विचार ये था कि रूस डराएगा मगर यूक्रेन पे हमला नहीं करेगा। मगर जब हमला होगा, और वो भी लड़ाई 3 साल से चल रही है, तो अब डर तो है, इसमें कोई शक नहीं। और डर जो है रियलिस्टिक है, और डर जो है वो तेज चल रहा है। इसलिए
मुझे लगता है कि नेटो के पास और कोई चॉइस नहीं है। अपने हथियार, अपनी डिफेंस को मजबूत करें, और अब ज्यादातर देश अभी 2.5% जो है, 2% ऑफ जीडीपी से ज्यादा खर्च करेंगे। राजेश जी, एक पॉइंट और मैं इस मुद्दे से जुड़ा हुआ समझना चाहता हूं आपसे, क्योंकि हाल ही में मैंने देखा कि रूस की मदद के लिए खुलकर ईरान आया और ईरान की मदद के लिए खुलकर रूस आया। नॉर्थ कोरिया को भी हमने देखा कि उसके तो सैनिक रूस के साथ मिलकर लड़ रहे हैं, और चीन चाहे ईरान हो चाहे रूस हो, उसकी पीछे से एक मदद कर रहा है। तो क्या नेटो को एक ऐसा लग रहा है कि एक अलायंस जो है उसके खिलाफ तैयार हो चुका है, जिसको लेकर भी नेटो चीफ मार्क रूटे जो है थोड़ी सी चिंतित नजर आ रहे हैं सर? हाँ, बिल्कुल। देखो, ये सच्चाई है कि आज रूस को मदद कौन कर रहे हैं? अगर रूस है, उसको ओपनली मदद कर रहा है नॉर्थ कोरिया, उसको ओपनली जी। मदद कर रहा है ईरान। ईरान ने शाही ड्रोन दिए हैं, जिससे वो गेम चेंजर हुआ है। ज़्यादातर जो नुकसान हुआ है यूक्रेन में, तो शाही ड्रोन ने बहुत कुछ नुकसान किया है। और इसके साथ साथ नॉर्थ कोरिया ने बहुत ज़्यादा वेपन दिए हैं। नॉर्थ कोरिया के 12,000 के करीब ट्रुप्स जो हैं, वो कुर्स्क के अंदर लड़ रहे हैं। कुर्स्क वो इलाका है जो यूक्रेन ने रूस से जीत लिया है, 1200 स्क्वायर किलोमीटर। वो 40% रूस ने वापस ले लिया है। मगर उसके लिए रूस ने ऑफिशियली तो नहीं मान रहा, पर ये सबको पता है जी। कि 12,000 के करीब नेटो, जो 12,000 के करीब नॉर्थ कोरिया के जो ट्रुप्स उसमें लड़ रहे हैं। और इसी प्रकार ओके। चीन ने भी बहुत मदद की है। इसमें शक नहीं है कि चीन ओपनली नहीं बताता, क्योंकि चीन को पता है इकोनॉमिक सैंक्शन लग जाएंगे। मगर वो थर्ड नॉर्थ कोरिया के थ्रू भेज रहा है वेपन्स, और ईरान के थ्रू भी हो सकता है। तो सच्चाई यह है कि ये मान के चलो कि आज एक एक्सिस बना है, जिसमें रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान हैं। और ये सच्चाई है। ये जो खतरा पैदा कर सकते हैं यूरोप के लिए। तो जो सेक्रेटरी जनरल है, वो इसी तरफ ध्यान दे, एक प्रकार से इशारा कर रहे हैं कि आने वाले समय में ये थ्रेट रियल है, लाइव है, और ये बहुत जल्दी बढ़ रही है यूरोप की तरफ। तो यूरोप को अब चौकन्ना रहना चाहिए, और वो अपने जो डिफेंसेस को मजबूत करें। जी, बस एक आखिरी पॉइंट जो इससे जुड़ा हुआ समझना चाहूंगा, क्योंकि इस बात की तमाम चर्चाएं चल रही हैं कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत करके वो रूस यूक्रेन की जंग खत्म करा देंगे। कितनी पॉसिबिलिटी देख रहे हैं सर? क्योंकि जो अमेरिका का पूरा स्ट्रक्चर है इकोनॉमी का, वो तो इसी बात पे टिका हुआ है कि जितने हथियार बिकेंगे उतना ही उससे फायदा होगा। तो क्या अमेरिका का डीप स्टेट या पेंटागन चाहेगा कि ये जंग खत्म हो जाए? फिर उनकी आर्म्स इंडस्ट्री का क्या होगा? कि नया मोर्चा खोलने का इरादा तो होगा फिर सर? हाँ, देखो, एक बात तो इसी के अंदर मैं ये बता रहा हूँ। जब ये सेक्रेटरी जनरल ने बोला 2% से ज्यादा जीडीपी, और डोनाल्ड ट्रंप भी बार बार ये चौराहे दोहराते हैं कि हर एक नेटो कंट्री कम से कम 2% जीडीपी, और ज्यादा भी कर रहे हैं, 3% तक कर रहे हैं। मकसद यही है कि जो अमेरिका का इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है, उसमें बढ़ोतरी होगी, क्योंकि ये हथियार ज्यादातर अमेरिका से खरीदेंगे। अमेरिका जी। से हथियार खरीदेंगे, अमेरिका की इंडस्ट्री मिलिट्री कॉम्प्लेक्स चलेगी। तो ये सच्चाई है। रशिया यूक्रेन लड़ाई में अगर किसी का फायदा हुआ है, तो इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स जो अमेरिका का है, उसको भी बहुत फायदा हुआ। मगर अब लगता है कि एक प्रकार से वार फटीग आ गया है, और वार फटीग आ गया है। अमेरिका भी समझता है कि ये लड़ाई अब रुकनी चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई जी। क्या नया मोड़ ले सकती है, ये कुछ नहीं पता। कल को ये लड़ाई न्यूक्लियर की तरफ भी जा सकती है। तो मुझे लगता है कि 3-4 चीजें हुई हैं इस लड़ाई के कारण। हाँ, मैं मानता हूं कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स अमेरिका का चला है। पूरे वर्ल्ड की जी। जो सप्लाई चेन है वो डिगमगाई है। वो आपका ओके। फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर की कीमतें बहुत हुई हैं। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, इन्फ्लेशन बढ़ा है, और आपकी एक प्रकार से पूरे वर्ल्ड में देखो कितना एक्सप्लोसिव, कितना हर रोज जो एक प्रकार से इस्तेमाल हो रहा है, उसका एनवायरमेंटल में कितना डिग्रेडेशन हुआ है। तो इसको जी। मद्देनजर रखते हुए अब डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ये लड़ाई बंद होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि वो काबिल क्षमता डोनाल्ड ट्रंप में ही है। और ये कहीं ना कहीं अब उनको भी महसूस हो गया है कि रूस को भी और यूक्रेन को भी। अब हम मान के चलते हैं कि ये लड़ाई बंद नहीं होती। जी। जो बाइडेन की तरह आप पॉलिसी अब अडॉप्ट करें, डोनाल्ड ट्रंप भी वो हथियार देते रहे, जी। यूक्रेन लड़ता रहे। क्या यूक्रेन जो बिल्कुल। 18 से 20% इलाका जीत लिया है रूस ने, वो वापस ले पाएगा? वो तो इम्पॉसिबल है।
चाहे वो आपका डोनबस का इलाका है, डोनेस्क, लुहांस्क या जापोरिजिया है, खारासोन, वो इलाका वो नहीं ले सकता। क्या वो क्रीमिया को ले सकता है? तो 2014 में लिया था, एनेक्स किया था, वो नहीं ले सकता। हो क्या सकता है, धीरे धीरे जो रूस है वो और आगे बढ़ेगा। तो ऐसे में सच्चाई है, रियलिस्टिक सिचुएशन देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो कहते हैं कि ये कोई फायदा नहीं, पहले ही जो यूक्रेन 70 से 80% डिस्ट्रॉय हो गया, जितनी ज्यादा लड़ाई चलेगी पूरा का पूरा यूक्रेन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसकी जो एनर्जी सेक्टर है उसके ऊपर बहुत ज्यादा, पावर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, उसके ऊपर बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो उसने यही है कि ये लड़ाई अब बहुत होगा, ये ज्यादातर वर्ल्ड के अंदर एडवर्स इंपैक्ट कर रही है, ये सप्लाई चेन को तोड़ रही है, ये फ्यूल फर्टिलाइजर करते हैं, और ये लड़ाई हो सकता है कल को न्यूक्लियर की तरफ जाए। तो वो इस लड़ाई को बंद करना चाहते हैं। वो लड़ाई बंद कैसे कर सकते हैं? वो इशारा उन्होंने पुतिन की तरफ कर दिया है। तो कर क्या रहे हैं अभी पुतिन? क्या जानते हैं कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप आएगा, सीज फायर होने के बहुत चांस हैं, और जिसको कहते हैं फ्रोजन बैटल होगी ये, और सीज फायर के चांसेस हैं। तो अब दोनों देश चाहते हैं कि जितना ज्यादा वो ले लें सीज फायर से पहले, उतना इलाका उनके पास होगा। यूक्रेन चाहेगा जो कुर्स्क का इलाका वो कहीं ना जाए, क्योंकि वो एक उनके पास बहुत बड़ा लीवरेज है, जो कुर्स्क का इलाका उन्होंने जीता है, और आगे और इलाका ना दे, ये यूक्रेन चाहेगा। हो सके तो कुछ ले, वो चांसेस कम है, पर कुर्स्क का इलाका ना दे। और रूस चाहेगा कि जो ईस्टर्न यूक्रेन में कुछ और लिया जाए, और क्योंकि उनको पता है कि जब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो कोई ना कोई सीज फायर होगा। इसी उस पर तो वो आए हैं कि जैसे मैं आऊंगा 24 घंटे में लड़ाई बंद होगी। वो उस टाइम नहीं होगी, उसकी बातचीत अभी चल रही है। आपको राजेश ये पता होना चाहिए, बैकडोर डिप्लोमेसी चली हुई है। उन्होंने अपने नियुक्त कर दिए हैं कि आने वाले टाइम में डिफेंस सेक्रेटरी कौन होगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन होगा, एनएसए कौन होगा। तो ये बातचीत चल रही है, और मुझे लगता है इसमें कोई शक नहीं, बंद होगी। और वो लड़ाई डोनाल्ड ट्रंप भी बंद करा सकते हैं। अगर जो बाइडेन के बाद कमला हैरिस आती तो वो वही पॉलिसी फॉलो करते जो बाइडेन कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि आप यूक्रेन को हथियार देते रहोगे, ये लड़ाई कभी बंद नहीं होगी। अब एक प्रकार कहीं ना कहीं ये जेलेंस्की को भी लग गया है कि अब वो हथियार उसको मिलने वाले नहीं है, और वो भी अभी मेंटली प्रिपेयर्ड है कि आने वाले टाइम में एक सीज फायर हो। और मुझे लगता है ये सीज फायर पूरे वर्ल्ड के लिए बढ़ोतरी के लिए है, क्योंकि इसमें नुकसान पूरे वर्ल्ड का है, और ये लड़ाई हाथ से निकल सकती है, और ये लड़ाई एक न्यूक्लियर की तरफ भी जा सकती है, जिसका इशारा डोनाल्ड ट्रंप को समझ आया है, जो पुतिन ने 2-3 बार किया भी है। जी, लेकिन चलिए, आई होप कि ऐसा नहीं होगा और हालात जल्द से जल्द ठीक होंगे और रूस यूक्रेन की जंग खत्म हो। यही दुनिया के लिए अच्छा है। लेकिन जिस प्रकार से पुतिन ने पहले क्रीमिया पे कब्जा किया, डोनबास पे अब कब्जा किया, अगर इसी प्रकार से पुतिन आगे बढ़ते रहे तो वो दिन दूर नहीं होगा जब कीव भी उनके पास होगा, खार्किव उनके पास होगा, और बॉर्डर जो है फिर जाकर पोलैंड के साथ लगेगा। और शायद यही एक कंसर्न है जिस कारण नेटो चीफ जो है थोड़ा सा परेशान है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेजर जनरल ए.के. श्रीवास्तव, आप आए और इतनी बारीकी से आपने तमाम बातें रखी। थैंक यू सर, जय हिंद। अब मैं रजनीश इसमें यही बताऊंगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि वो इतना आगे निकल जाए, क्योंकि ये तो फिर चुनौती हो जाएगा यूरोप के ऊपर आने का। तो ऐसे डोनाल्ड ट्रंप नहीं होने देंगे, क्योंकि अभी तक जो नेटो है वो इनडायरेक्टली लड़ रहा है, क्योंकि कल को अगर इतने आ गया तो फिर बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। मगर एक चीज देखनी है कि वो जो रशिया यूक्रेन लड़ाई को तो इमीडिएटली बंद करेंगे, मगर क्या इजराइल और हमास और हिजबुल्लाह की लड़ाई उस तरफ क्या होगा? देखो, इजराइल और हिजबुल्लाह की जो लड़ाई में अभी एक प्रकार से ट्रूस हो गया है, हमास को चाहते हैं वो कुचले। डोनाल्ड ट्रंप पूरी छुट्टी देंगे इजराइल को, इजराइल के पक्ष में हैं वो चाहेंगे कि आने वाले समय में इजराइल के कोई थ्रेट ना हो। वो इसीलिए सीरिया में अगर आप देखें तो जो आपका एक प्रकार जो इलाका है बीच में सीरिया और गोलान हाइट्स में बफर जोन, उसके अंदर भी आ गया है, और कहीं ना कहीं वो बड़े जोरों से जिस प्रकार से हिजबुल्लाह को उसने नष्ट कर दिया, हमास की तरफ भी लग रहा है। तो मुझे लगता है ये भी सच्चाई है, जो बाइडेन जो हेल्प कर रहे थे
उससे बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे इजराइल की। और ये डर ईरान को भी सता रहा है, और ये डर जो है हिजबुल्लाह और हमास को भी। हिजबुल्लाह की कमर टूट गई है। वो क्यों टूट गई है? क्योंकि जो हथियार ईरान से आते थे वो ईरान से इराक और फिर आते थे आपके सीरिया, फिर लेबनान। अब सीरिया तो गिर गया है, अब बिल्कुल सर, उनको हथियार कहां से आएंगे, उनको कैसे मिलेंगे? तो ये सच्चाई है, ये सोची समझी साजिश की तरीके से हो रहा है। और कहीं ना कहीं इट इज डिसएडवांटेज टू रूस एंड ईरान। ईरान इस लड़ाई के अंदर में आप देखें उसने काफी कुछ खोया है। तो ये सच्चाई है। आपने ठीक बोला कि आने वाले टाइम में डोनाल्ड ट्रंप, रशिया यूक्रेन लड़ाई के बंद होने के काफी चांसेस लगते हैं। और इसी प्रकार से जो मिडिल ईस्ट में चल रही है उस लड़ाई में भी वो डायरेक्टली सपोर्ट करेंगे, इजराइल का ऑल आउट सपोर्ट करेंगे। और मुझे लगता है उसका क्या इंपैक्ट होगा वो तो समय बताएगा, मगर ये लगता है ईरान को काफी नुकसान होगा, टर्की को होगा, और सऊदी अरेबिया यूएई को फायदा होगा। और कहीं ना कहीं इजराइल अपनी डिफेंसों को मजबूत करेगा और यकीन करेगा कि उसको जो थ्रेट आ सकती है वो आने वाले समय के लिए खत्म हो जाए, चाहे वो हमास से हो, चाहे वो हिजबुल्लाह से हो, चाहे वो हौती रेबल से हो या ईरान से हो। जी। और ये तमाम, क्योंकि जब से डोनाल्ड ट्रंप चुनकर आए हैं कई तरह के कयास, मेजर जनरल एके श्रीवास्तव, थैंक यू समय देने के लिए और इतनी बारीकी से बात रखने के लिए। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू सर। थैंक यू रजय, जय हिंद। अच्छा, ये बंद नहीं हुआ।